हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पर आपके क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 9 अध्याय 9 का खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति का आपका चैप्टर चल रहा है। जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि आपका कमेंट है कि सर ये यूपी बोर्ड से निकाल दिया गया, लेकिन एमपी, बिहार और अन्य बोर्डों से नहीं निकाला गया। तो मेरा काम है पूरा सब्जेक्ट को क्लियर कराना और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराना, वो चाहे एमपी बिहार, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस पर ही पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे बाहर में आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करता। ओके, सो आपके लिए सबसे अच्छा चैनल आपको यस केम स्टडी सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको अच्छा नंबर मिले और अच्छा नंबर गेम कर पाए। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा है हरित क्रांति। हरित क्रांति होती क्या है, हेडिंग डालेंगे हरित क्रांति। ये हरित क्रांति होती क्या है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। और भारत में सकल घरेलू उत्पादन की लगभग 33% आय तथा समष्टि की लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। देखा जाए तो घरेलू उत्पादन से 33% और 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। 1960 ईस्वी के मध्य से पादप जनन की विधियों का उपयोग कर गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गईं। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस अवस्था को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के प्रारंभन हेतु प्रमुख योगदान डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन व डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग ने दिया था। यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक हमारा क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन की लगभग भारत के सकल घरेलू उत्पादन की लगभग 33% आय तथा समष्टि की लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारा कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और 1960 ईस्वी के मध्य 1960 ईस्वी के मध्य से पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग करके ठीक है, उपयोग करके गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गईं। उपयोग करके गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गईं, ठीक है। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप
खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, इस प्रावस्था को या इस अवस्था को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति कहा जाता है। और इसको क्या नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? हरित क्रांति कहा गया है। ठीक है, ये याद रखना। अब हमारा जैसे कि गेहूं की उन्नत जातियां बहुत सारी हैं, जैसे कि सोनालिका, कल्याण सोना, सोनरा 64। ठीक है ना। गेहूं की अगर हम देख लेते हैं, अच्छा सभी प्रकार की जातियां कौन कौन सी हैं, तो पहला देखेंगे मक्का की उन्नतशील जाति। मक्का की उन्नतशील जाति कौन कौन सी होती है? जैसे कि शक्ति आती है, और एक गंगा 5 आती है, या गंगा 5 के नाम से जानते हैं, और गंगा 101 और अंबर इत्यादि। ये किसकी है? मक्का की। गेहूं की उन्नतशील जाति कौन कौन सी होती है? तो गेहूं की उन्नतशील जाति जैसे हमारी आती है सोनालिका यस 308, सोनालिका यस 308, कल्याण सोना, और हमारा सोनोरा 64, ठीक ना, और सबरती सोनोरा इत्यादि आती है हमारी। ये किसकी है? गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां हैं। ओके, याद रखना। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे किसकी? धान की उन्नतशील जाति। धान की उन्नतशील जाति कौन कौन सी होती है? जैसे कि साबरमती एक, और साबरमती आती है, जया आती है, पद्मा आती है, रत्ना आती है, बाला आती है, कृष्णा आती है, इत्यादि जितनी भी होती है धान की होती हैं। गन्ने की देखी तो अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने की उन्नतशील बीजिया कौन कौन सी होती हैं? बीज तो जैसे हमारे सिकिरम बारबेरी, ये हमारे गन्ने की उन्नतशील प्रजाति होती है। चने की कौन सी होती है उन्नतशील प्रजाति? तो चने में हमारा पूसा 240 और पंत 114 इत्यादि ये सब हमारी होती हैं। ठीक है ना। अगर सरसों की देखें, किसकी देखें? सरसों की, तो सरसों की हमारी जैसे दुर्गा आती है, और गौरव इत्यादि जो होती हैं हमारी सरसों की उन्नतशील प्रजातियां होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। अब हमारा आता है रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप जनन। अगला हेडिंग आता है हमारा, क्या आता है? रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप जनन। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप जनन, इसका मतलब क्या है? तो विभिन्न प्रकार के रोग जनक जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कवक फसली पौधों की उत्पादकता को अत्यधिक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और पोषी पौधों की प्रतिरोधकता उसकी रोग जनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है, तथा इसका निर्धारण पोषी पौधों के आनुवंशिक ढांचे द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? विभिन्न प्रकार के रोगजनक
जैसे जीवाणु, विषाणु तथा कवक फसली पौधों की उत्पादकता को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अत्यधिक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक ना। पोषी पौधों की प्रतिरोधकता उसकी रोगजनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता होती है तथा इसका निर्धारण पोषी पौधों की आनुवंशिक ढांचे द्वारा तैयार किया जाता है। ओके। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप जनन विधियां देखें तो बहुत सारी विधियां होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी विधियां होती हैं। पहले इसमें आती है हमारी इनकी विधियां, यानी कि रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप जनन विधियां। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप जनन विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है वो हमारी पारंपरिक प्रजनन विधि। कौन सी आती है? पारंपरिक प्रजनन विधि। पहली मेरे प्यारे बच्चों पारंपरिक प्रजनन विधि होती है। इसमें क्या होती है? तो इसमें इस विधि में अगर देखें तो रोगी प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए संकरण तथा रोग प्रतिरोधी जनन द्रव्य का चयन मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इस विधि द्वारा रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए संकरण तथा रोग प्रतिरोधी जनन द्रव्य का चयन मुख्य भूमिका निभाते हैं। मुख्य भूमिका क्या करते हैं? मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन विधियों का उपयोग न केवल रोगी प्रतिरोधी फसलों को विकसित करने के लिए किया जाता है बल्कि अधिक उत्पादन सूखा प्रतिरोधी, लवण प्रतिरोधी आदि लक्षणों के लिए भी किया जाता है।
किया जाता है। ठीक ना, याद रखना, जो आपके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जो होता है वो आता है हमारा उत्परिवर्तन प्रजनन। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा आता है, ये पहला हो गया पारंपरिक, दूसरा आता है उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन, ये उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है, तो उत्परिवर्तन प्रजनन देखें तो जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा आनुवांशिक विविधता उत्पन्न की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या लिखेंगे, जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवंशिक विविधता पैदा होती है, वे उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं, यानी कि ठीक है ना। और फसली पौधों में उत्परिवर्तन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है और इसके लिए म्यूटाजेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए म्यूटाजेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो म्यूटाजेंस का प्रयोग करते हैं। म्यूटाजेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक, दूसरा होता है हमारा भौतिक। पहला होता है रासायनिक म्यूटाजेंस। रासायनिक म्यूटाजेंस में जैसे आता है हमारा इथाइल मीथेन सल्फोनेट और सोडियम एजोइड, ठीक ना, इथाइल मीथेन सल्फोनेट और हमारा क्या हो गया, सोडियम एजोइड। ये हमारे क्या होते हैं, रासायनिक म्यूटाजेंस होते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आता है भौतिक म्यूटाजेंस। भौतिक म्यूटाजेंस जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक्स किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें और हमारा गामा किरणें, ये हमारे कौन से होते हैं, भौतिक म्यूटाजेंस होते हैं। ओके, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला अगर हम लोग देखें तो फसली पौधों की कई जंगली संबंधियों में रोग प्रतिरोधकता क्षमता के जीन होते हैं, लेकिन परंतु इन प्रजातियों में उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है, तो इसके लिए तो अलग है, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताएंगे ऊतक संवर्धन क्या होता है। तो इस विधि में एक निश्चित कृत्रिम संवर्धन माध्यम में पौधे के किसी भाग में ऊतक के संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन कहा जाता है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करेंगे, और इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन के बाद ऊतक संवर्धन के प्रकार पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ठीक है ना। फिर पादप ऊतक संवर्धन की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, फिर प्रोटोप्लास्ट संवर्धन एवं कायिक संकरण पढ़ लेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ और इसमें जोड़ेंगे, फिर चैप्टर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समाप्त हो जाएगा।
सो आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।